हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसे सॉल्व किया होगा। आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट। यानी यहाँ पे जो आपको सर्किट डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। पहला, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस परिपथ का आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। दूसरा, यानी खा पार्ट, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा यानी टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट, यानी इस सर्किट से टोटल कितनी करंट फ्लो कर रही है ये आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो पार्ट है। पहले हम का पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, का पार्ट की बात करते हैं। का पार्ट में क्या कहा है, आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं, 4, 6 और 12। अब ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है आपका, पैरेलल अरेंजमेंट, या यहाँ पे जो आपके रेजिस्टर या प्रतिरोध है वो आपस में पैरेलली यानी समानांतर रूप से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनका प्रतिरोध निकालेंगे। अगर हम बात करें ऐसे प्रतिरोधों की जो समानांतर रूप में जुड़े हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसे अगर हम R1 मान लें, इसे R2 मान लें, इसे R3 मान लें और इसे R4 मान लें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये वाला आपका अरेंजमेंट है इसकी बात कर लेते हैं। तो R1, R2, R3 4, 6 और 12 है। ठीक है, तो आप पहले इसे मान लीजिए। लेट हम मान लेते हैं R1, R2, R3। R1 कितना है, 4, R2 6 है, R3 12। ठीक है, 4, 6 और 12, 4, 6 और 12। ठीक है, नेक्स्ट हम R4 की बात कर लेते हैं। R4 हम लेंगे 8 ओम। ठीक है, 8 ओम। R4 8 ओम। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शंस है। ये है आपका R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, कनेक्शंस है। अगर हम इसकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर ले, ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं R डैश। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, R डैश की वैल्यू निकाल। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे R डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे R डैश का फॉर्मूला होगा 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यूज पुट करेंगे। R1 है 4, R2 है 6, R3 है 12। ठीक है, एलसीएम लेंगे 12, 3 + 2 + 1। ठीक है, 3 + 2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/12, 1/r डैश 6/12। R डैश की वैल्यू 2 ओम, यानी यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर आया है
उसकी वैल्यू 2 ओम आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, 2 ओम। ये कनेक्ट है इस तरह। ये है 8 ओम और ये है 2। ठीक है, ऐसे करंट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि R डैश जो है वो 8 ओम के साथ सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा, इसमें जुड़ा है सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, श्रेणी क्रम में यहाँ पे ये जुड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा आपका R4 प्लस R डैश। R4 कितना है, R4 है आपका 8। ठीक है, R डैश है 2, 8 प्लस 2 16 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो परिपथ है उसका कुल प्रतिरोध यानी R का मान आ गया है 16 ओम। ठीक है, तो आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध सोलह ओम है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है, नोट करेंगे। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो। ठीक है, कॉपी करेंगे आपसे। 10 ओम आएगा आपका आर, 8 प्लस 2 10। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ख पार्ट की ओर। ख में क्या बोला गया है, आपको इससे प्रवाहित होने वाले, आपको इससे प्रवाहित होने वाले कुल प्रतिरोध, ठीक है, आपने निकाल दिया कुल प्रतिरोध कितना है, लेकिन इससे प्रवाहित होने वाली जो कुल धारा है यानी आई का आपको यहाँ पे मान निकालना, करंट का यहाँ पे मान निकालना है। तो यहाँ पे आप ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, V है 12 वोल्ट। V कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, आई आर कितना है 10, आर कितना है यहाँ पे 10 ओम। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, आई इक्वल्स टू 12/10 यानी 1.2 एम्पियर। ठीक है, 12/10 तो कितना आएगा 1.2 एम्पियर। तो आप लिखेंगे परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा 1.2 एम्पियर है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यानी आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है।
यानी आपको और क्या बताना है कि इनमें से कौन सी एक रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा विचलित होता है यानी डेविएट होता है और कौन सा सबसे कम डेविएट होता है। अब अगर हम बात करें प्रकाश के स्पेक्ट्रम की, तो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है ये 7 वर्णों से बना होता है। 7 वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? इसे आप विबग्योर बोलते हैं, वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, बी यानी ब्लू नीला, जी यानी ग्रीन हरा, वाई यानी येलो पीला, ओ यानी ऑरेंज नारंगी, आर यानी रेड यानी लाल। तो आपका जो बैंड है वो इन सारे रंगों से मिलके बना होता है। ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा रंग होता है, सबसे ज्यादा मुड़ता कौन सा रंग है? वी। और सबसे कम आपका आर यानी वॉयलेट यानी बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है या डेविएट होता है और लाल रंग सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है, अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर, यानी स्पेक्ट्रम क्या होता है? रंगों का बैंड होता है, कलर का बैंड होता है, ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो कि हमें किसी स्क्रीन पर किसी पर्दे पर प्राप्त होता है। When white light passes through a prism, जब भी श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से पास होता है, it splits into its constituent colors, तो क्या होता है? ये अपने रंगों में विभक्त हो जाता है, घटक रंगों में वर्णों में विभाजित हो जाता है या बट जाता है। The colors of the spectrum are violet, indigo, green, yellow, orange, red, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर प्राप्त रंगों का बैंड है, जबकि सफेद रोशनी या श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरती है, अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। स्पेक्ट्रम के रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? What is the far point and near point of human eye with normal vision? यानी आपसे क्या कहा गया है? आपसे ये कहा गया है कि एक नॉर्मल इंसान या एक जो सामान्य इंसान है, स्वस्थ इंसान है, उसका नॉर्मल विजन कितना होता है? तो जब भी हम किसी वयस्क आदमी की बात करते हैं जो कि स्वस्थ है, उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और जो आपका फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी यानी अनंत होता है। यानी 25 सेंटीमीटर तक की दूरी, जो दूरी की जो वस्तु है वो देख पाएंगे, उसके पास रखी हुई वस्तु वो नहीं देख पाएंगे। इसी तरीके से अगर दूरस्थ बिंदु की बात की जाए, यानी वह बिंदु या वह पॉइंट, वह दूर का पॉइंट जहां तक जो है व्यक्ति देख पाता है, तो जो दूर का पॉइंट है वो इंफिनिटी है, यानी काफी दूर तक व्यक्ति या नॉर्मल जो इंसान है वो देख पाता है। अब हम आंसर की बात करते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन, यानी एक युवा वयस्क के लिए जो नॉर्मल विजन है, जो सामान्य दृष्टि है, वो द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, यानी निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर है। एंड द फार पॉइंट ऑफ द आई इज एट इंफिनिटी, वही दूरस्थ बिंदु या दूर बिंदु अनंत है। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, वहीं आंख का दूरस्थ बिंदु अनंत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। यानी एक वस्तु है जो कि कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की, और इसको कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे, जो फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है उसके सामने रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे u का मान जो है वो कितना दिया गया है आपको, 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव में होगा क्योंकि आप जानते हैं लेंस के बाईं ओर हम वस्तु रखते हैं। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रकृति, नेचर कैसा है, और आकार, आकृति कैसी है, बड़ा है छोटा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। A 5 centimeter long object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find position, nature and size of the image. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले आप लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, बीस सेंटीमीटर। क्या कहा गया है, उत्तल लेंस की आपकी फोकस, एक मिनट, 5 सेंटीमीटर आपकी वस्तु की लंबाई दी गई है, 5, h का मान 5 दिया गया है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, ठीक है, आप लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, focal length of convex lens कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी उत्तल लेंस जो है आपका इस प्रकार का लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी की बात करें तो ये आपका किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। आपको पता है ये इधर की साइड होता है इसका फोकस, राइट साइड में, ठीक है, दाहिनी ओर, तो प्लस में है। और क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, distance of object from the lens, u कितना है, कितना है आपका 30, 30 आपका नेगेटिव में होगा क्योंकि बाईं ओर रखेंगे। अब यहाँ पे आप लेंस मेकर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/(f=1/v - 1/u होता है। f आपके पास है, कितना है f, पॉजिटिव में 20, 20 यानी 1/v -30 हो जाएगा, 1/20 = 1/v + 1/30, 1/v =
1/20 माइनस 1/30, 1/v इक्वल्स टू 60 हो गया आपका। ठीक है, 3 माइनस 2, 1/v इक्वल्स टू 1/60, यानी v इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान कितना आ गया है, 60 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई, कितनी है, 60 सेंटीमीटर। प्लस साइन यानी बाई, ठीक है, सॉरी दाहिनी ओर, ठीक है, राइट साइड प्लस साइन है तो दाहिनी ओर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास v आ गया। अब हम यहाँ पे इसका आकार देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन v अपॉन u फॉर्मूला होता है, और यही आपका h डैश अपॉन h के बराबर होता है। v की वैल्यू कितनी है, 60, u की वैल्यू -30, -30 इक्वल्स टू h डैश की वैल्यू कितनी है, निकालनी है आपको, h है आपका 5। तो यहाँ पे h डैश की जो वैल्यू आएगी 60 गुणा 5/30। ठीक है, तो ये आ गया h डैश की वैल्यू -10। ठीक है, -10 यहाँ पे आ गया है h डैश की वैल्यू, यानी ठीक है आपकी जो हाइट है वो कितना आ गया, -10। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन कितना है आपका, v अपॉन यू, यानी -60/30, यानी -2। मैग्निफिकेशन -2 आया, यानी क्या होगा, प्रतिबिंब दोगुना होगा। माइनस साइन दर्शाता है कि उल्टा होगा। ठीक है, दुगना होगा, दुगना बड़ा, उल्टा होगा। v 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दाहिनी ओर हो, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब दोगुना उल्टा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दाहिनी ओर होगा तथा प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु को निम्नलिखित स्थितियों में रखने पर प्रतिबिंब के बनने के लिए केवल किरण आरेख बनाइए। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहा गया है कि एक उत्तल लेंस है, उसके लिए आपको किरण आरेख बनाना है। कुछ स्थितियां दी गई है। Draw only ray diagram to show the formation of image of an object by a convex lens when object is placed। पहला है, लेंस के फोकस F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, between focus and optical center of the lens, F और O के बीच में। दूसरा है F और 2F के बीच में, between F and 2F। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस की बात की गई है, और उत्तल लेंस के केस में आपको इमेज फॉर्मेशन बताना है। तो ये आपका उत्तल लेंस है Mn। हमने सबसे पहले वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा। तो हमने यहाँ पे F और O के बीच में वस्तु रखी है। यहाँ से दो निकलने वाली किरणें देखेंगे, एक जो है आपके मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, दूसरी आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे
और ये एक बिंदु ए डैश पर मिले। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, और इस केस में जो आपका प्रतिबिंब होगा वो आप देख सकते हैं वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और कैसा है, आपका लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, आभासी है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पर किरणें आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं, कहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के बाईं ओर आकार वस्तु के आकार से बड़ा आभासी, ठीक है, आभासी होगा। आभासी यानी आपको यह प्रतिबिंब किसी भी प्रकार के स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त नहीं हो। लेंस के बाईं ओर वस्तु के आकार से बड़ा आभासी प्रतिबिंब तथा सीधा प्रतिबिंब। और लेंस की इसी प्रॉपर्टी का यूज आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है। आवर्धित ग्लास, या जिससे आप क्या करते हैं, अक्षरों को पढ़ते हैं, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ते हैं, तो इसका उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर किया जाता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर किया जाता है इसी प्रॉपर्टी के, ठीक है, आपसे नोट करेंगे। नेक्स्ट था आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एफ और सी के बीच में। तो वस्तु को जब आप एफ और सी के बीच में रखेंगे तो यहाँ इस वस्तु से भी दो किरणें निकलेंगी, एक आपके मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास, और ये दोनों एक बिंदु पर मिलेंगे जो कि आपका ए बी वस्तु का ए बिंदु की इमेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के पीछे प्राप्त होगा। आकार की बात करें तो आप देख सकते हैं आकार बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि किरणें वास्तविक तौर पर एक दूसरे को काट रही है, तथा प्रतिबिंब आपका उल्टा है। अब लिख लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन जो भी है। स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहां पे होगी प्रतिबिंब की स्थिति, बियॉन्ड C2 यानी वक्रता केंद्र के पीछे या उसके बाद, आकार बड़ा यानी वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रति, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है, यानी जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कहां पे जा रही है, कांच में, और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दिया गया है।
कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या दिया गया है आपको, सी की वैल्यू। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास which has refractive index 1.50. What will be the speed of the light in glass? Speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसे होमवर्क से करना है, होमवर्क से आपको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।